मगध के मुख्य प्रवेश द्वार पर जिस तरह से हर आदमी की पहचान हो रही थी, उसमें चाणक्य का बदला हुआ भेष कारगर नहीं था। वो पकड़े जा सकते थे। कुछ देर सोच उन्होंने अपने व्यापारी वाले भेष का इस्तेमाल करते हुए स्थिति पलटने का उपाय खोज लिया। अब वो उस भीड़ में शामिल हो गांधार राज्य से आए व्यापारियों को तलाशने लगे और जल्द ही उनकी ये तलाश पूरी हुई। द्वार से कुछ दूर एक कोने पर करीब 20 व्यापारी अपने परिवार के साथ मगध में प्रवेश के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी वेशभूषा और बोली से चाणक्य को यह समझते देर नहीं लगी कि वो लोग सिकंदर के सामने गांधार के राजा आंबी के आत्मसमर्पण के बाद गांधार छोड़ मगध में बसना चाहते हैं। चाणक्य ने उनके मुखिया के पास जाकर नमन किया और बोले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे गांधार प्रदेश से आए प्रतीत होते हैं। चाणक्य की बात सुन मुखिया चंभित था और प्रश्न करते हुए बोला, आपको कैसे पता हम गांधार प्रदेश से आए हैं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, भला अपने प्रदेश के आदमी को कोई कैसे नहीं पहचान पाएगा। चाणक्य का जवाब सुन मुखिया के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। आखिर इस अजनबी प्रदेश में उसकी मुलाकात अपने प्रदेश के किसी व्यक्ति से हो रही थी। उसने अपने साथी व्यापारियों का भी परिचय चाणक्य से करवाया और उसके बाद उनसे प्रश्न करते हुए कहा, आपके मगध आने का कारण? चाणक्य उत्तर देते हुए बोले, गांधार राज्य के हाल तो आपको पता ही है। मैं सिकंदर के आक्रमण से पहले राजा आंबी की सेना में था, पर कुछ निजी कारणों से सेना को छोड़ व्यापार करने लगा। व्यापार भी सही चल रहा था, लेकिन राजा के आत्मसमर्पण के बाद मैं अपने परिवार को लेकर वहां से निकल गया। आपकी तरह मैं भी नए प्रायोजनों की तलाश में मगध आया हूं। मुखिया ने चाणक्य की बात सुनकर कहा, गांधार के बाद अब मगध ही एक ऐसा राज्य है जहां व्यापार जमाया जा सकता है। इसलिए हमने भी अपने परिवार के साथ यहां आने का निश्चय किया। वैसे आपका परिवार, क्या आपका परिवार भी आपके साथ आया है? चाणक्य ने नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो लोग अभी तक्षशिला में हैं। मैंने सोचा पहले थोड़ा काम जमा लूं, तभी परिवार को साथ लेकर आऊं, लेकिन यहां पहुंच मुझे अपने इस निर्णय पर संशय हो रहा है। चाणक्य की बात सुन मुखिया गंभीर हो गया। बोला, कैसा संशय? चाणक्य ने द्वार की तरफ देखकर कहा, उन सैनिकों के बीच खड़े उस साधारण पोशाक वाले आदमी को देख रहे हो? चाणक्य राजहंस की ओर इशारा कर रहे थे। मुखिया ने उस दिशा में देखते हुए हाँ में सर हिलाया। चाणक्य आगे बोले, वो आदमी राजा आंबी की सेना में गुप्तचर था। अब जब राजा ने सिकंदर के सामने हथियार डाल दिए हैं, तो इस गुप्तचर का यहां दिखना मुझे अटपटा सा लग रहा है। चाणक्य की बात सुन मुखिया ने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखकर पूछा, पर भला ये यहां खड़ा हो कर क्या रहा है? चाणक्य ने गहरी सांस ली और बोले, गांधार से आए लोगों यानी आप और मुझ जैसे लोगों को पहचानने का काम कर रहा है। इसकी एक आवाज पर हम जैसे भोले इंसानों को दुश्मन करार देकर बंदी बनाया जा सकता है। और शायद सेनापति को यह पता ही ना हो कि जिसे उन्होंने मित्र मान रखा है, वो आदमी मित्रता की आड़ में सिकंदर के लिए काम कर रहा है। यह सुन मुखिया और बाकी व्यापारी चौंक गए। मुखिया ने प्रश्न करते हुए कहा, तो इसका हल क्या है? क्या हम मगध में प्रवेश नहीं कर सकते? चाणक्य कुछ सोचते हुए बोले, हल है। इससे पहले कि तुम्हारा शत्रु तुम पर आक्रमण करे, तुम उसका सर्वनाश कर दो। अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो इस भीड़ में मौजूद गांधार से आए सभी लोगों को एकजुट हो उस गुप्तचर के खिलाफ आवाज उठानी होगी। चाणक्य की बात सुन व्यापारियों के चेहरों पर एक उम्मीद की किरण जागी और उन्होंने उस गुप्तचर के खिलाफ सबको एकजुट करने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे वहां मौजूद सारे व्यापारी एक हो गए। गांधार से आए व्यापारियों का मुखिया सबको ले द्वार की तरफ बढ़ा। चाणक्य भी उसी भीड़ में थे। द्वार पर पहुंच उन्होंने तलाशी ले रहे सैनिक से राजहंस की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह आपके सैनिकों के बीच सादी वेशभूषा में जो आदमी है, क्या आप जानते हैं ये कौन है? इससे पहले कि वो सैनिक कुछ जवाब देता, सेनापति ने उसकी बात सुन कहा, जो भी हो तुम्हें क्या, वैसे भी प्रश्न पूछना तुम्हारा काम नहीं है। चुपचाप प्रवेश कर जमा करो और तलाशी दो। मुखिया वहीं रुक गया और बोला, तो अब मगध के ये दिन आ गए हैं कि गांधार के गुप्तचर की मदद लेनी पड़ रही है। मुखिया की बात सुन सेनापति चौंक गया। राजहंस को समझ ही नहीं आया कि अचानक ये कौन है जो उस पर उंगलियां उठा रहा है। सेनापति ने तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मुखिया से प्रश्न किया, ताबी है, कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? क्या प्रमाण है कि एक गुप्तचर है? मुखिया थोड़ा डर गया, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बोला, हम गांधार से हैं और इस आदमी को जानते हैं। यह आदमी राजा आंबी का गुप्तचर था। क्षमा कीजिएगा,
लेकिन जिस तरह से आप चौंके, मुझे लगता है शायद आपको भी इसका अतीत नहीं पता है। तो मुझे यकीन है कि इसने आपसे भी झूठ बोला है और मित्रता की आड़ में सिकंदर के लिए काम कर रहा है। यह सुन राजहंस आगे बढ़ते हुए चिल्लाया, झूठ कह रहा है ये आदमी। मुखिया ने दृढ़ता से जवाब देते हुए कहा, मैं झूठ हो सकता हूं, लेकिन मेरे साथ खड़े ये लोग, क्या हम सब झूठ बोल रहे हैं? तभी सारे व्यापारी एक साथ बोल पड़े, हाँ, ये गुप्तचर था, हम इसे अच्छे से जानते हैं। चाणक्य का यह दाव अपना काम कर गया। इतने लोगों का एक साथ हो राजहंस को गुप्तचर बताना भला कैसे गलत हो सकता था? सेनापति भुजंग ने तुरंत सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, बंदी बना लो इसे। सैनिक राजहंस की ओर लपके और उसको तुरंत बंदी बना लिया। राजहंस चिल्लाते हुए बोला, झूठे हैं ये सब चाणक्य का किया धरा है, मेरी मानो, ये सब उसी की चाल है। सेनापति ने राजहंस को गर्दन से पकड़ मुखिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या ये चाणक्य है? उसने नामे सर हिलाया। उसके बाद सेनापति ने 4-5 और लोगों की शक्ल दिखाते हुए बोला, क्या इनमें से कोई चाणक्य है? राजहंस का उत्तर अभी भी ना ही था। सेनापति ने गुस्से में उसे धक्का देते हुए कहा, तो कहां है चाणक्य? झूठ बोलता है, ले जाओ इसे और डाल दो कारागार में। अब इससे सच हम उगलवाएंगे। सैनिकों ने राजहंस को पकड़ा और वहां से ले गए। राजहंस का दाव उसी पर उल्टा पड़ गया था। भीड़ में व्यापारी के भेष में खड़े चाणक्य के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उनका रास्ता साफ हो गया था और अब वो उन व्यापारियों के साथ मगध में प्रवेश कर गए। मगध में प्रवेश कर चाणक्य पाटलिपुत्र में अपने घर की ओर बढ़ गए। राह में चलते हुए उन्हें यशोधरा की चिंता खाई जा रही थी। उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी और कुछ ही देर में वो अपने घर के समीप थे। अब चाणक्य सतर्क हो एक एक कदम नाप तोल के रखने लगे। घर के बाहर पहुंच उन्होंने देखा कि किवाड़ बंद है। चाणक्य को समझ नहीं आया कि आखिर यशोधरा कहां चली गई। उन्होंने मन में उठ रही अनेक आशंकाओं, अनेक सवालों पर रोक लगाते हुए यशोधरा की प्रतीक्षा करना ही सही समझा। वो घर से कुछ दूर हटकर यशोधरा के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। दिन का आखिरी प्रहर शुरू हो चुका था, लेकिन यशोधरा का कोई अता पता नहीं था। चाणक्य के मन को आशंकाओं ने एक बार फिर से घेर लिया। कुछ सोचते हुए वो मन ही मन बोले, आखिर कहां है यशोधरा? बाजार गई होती तो अब तक तो लौटने का समय हो गया था। किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? कहीं वो संदेशवाहक जिसे मैंने भेजा था पकड़ा तो नहीं गया? फिर तो शक्टार और शंभू काका दोनों नहीं। ये सब सोच चाणक्य के माथे पर फैली चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। अब अगर किसी से जानकारी मिल सकती थी तो वो थे शंभू काका, लेकिन चाणक्य को यह भी नहीं पता था कि वो सुरक्षित हैं कि नहीं। लेकिन इस बात की पुष्टि उनके घर जाकर ही हो सकती थी। चाणक्य ने अंतिम बार अपने घर की ओर देखा और फिर शंभू काका के घर की तरफ चल दिए। इधर चाणक्य शंभू काका के घर की तरफ बढ़े तो उधर तक्षशिला में अपनी कक्षा समाप्त कर चंद्रगुप्त सुकन्या से मिलने सेवक कक्ष की ओर चल दिया। लेकिन वो वहां नहीं थी। उसने सुकन्या को ढूंढा, लेकिन वो मिली नहीं। सुकन्या को कहीं ना देख उसने एक सेवक से पूछा, आचार्य चाणक्य का सेवक सुकेतु कहां है? मुझे उससे काम था। सेवक ने जवाब देते हुए कहा, शाम में नदी से पानी लेने गया था, लेकिन अब तक तो लौटाना चाहिए था। पता नहीं कहां रह गया। कुछ देर प्रतीक्षा करो, आता ही होगा। चंद्रगुप्त ने कुछ देर प्रतीक्षा की, लेकिन सुकन्या का कोई अता पता नहीं था। सूरज ढल चुका था और अब चंद्रगुप्त को सुकन्या की चिंता होने लगी। उसने अब और प्रतीक्षा ना करते हुए अपनी तलवार पकड़ी और नदी की ओर जाने का निर्णय लिया। उसका यह निर्णय सही भी था, क्योंकि सुकन्या बीच जंगल में 2 डकैतों से घिरी हुई थी। पानी लेकर वापस लौटते हुए सुकन्या की नजर 2 डकैतों पर पड़ी, जो कि एक यात्री को लूट रहे थे। ये देखते ही उसके सामने डकैत का शिकार हुए अपने मृत माता पिता की आकृति उभर आई। उसने तुरंत पानी का बर्तन फेंका और एक मजबूत डंडा उठाकर उन डकैतों पर वार किया। अचानक हुए इस हमले से वो लोग सकपका गए। पीछे मुड़े तो सामने एक नौजवान बालक खड़ा दिखा, जो हाथ में डंडा लिए उनका सामना करने को तैयार था। ये बालक और कोई नहीं, सुकन्या ही थी, जो कि सुकेतु वन तक्षशिला में रह रही थी। पर उसके रूप को देख कोई नहीं कह सकता था कि वो एक लड़का नहीं, लड़की है। उसकी आंखों में रोष साफ झलक रहा था। वो दोनों डकैत उस यात्री को भूल सामने खड़े बालक की ओर बढ़ते हुए बोले, बहुत अच्छा है ना तुझे योद्धा बनने की, अब देख। ऐसा कह वो दोनों अपनी तलवार ले उस पर टूट पड़े। सुकन्या उनके वार से बचते हुए फुर्ती से एक और कूदी और अगले ही पल उसने डंडे को लहराते हुए उनके पांव पर वार किया। वार के चलते वो दोनों नीचे जा गिरे।
सुकन्या और उन डकैतों को आपस में उलझा हुआ देख उस यात्री ने अपनी जान बचाकर वहां से भागना ही उचित समझा। अब वहां पर सुकन्या और वो दो डकैत ही थे। सुकन्या ने अपने डंडे से अगला प्रहार किया, लेकिन इस बार उसका वार खाली गया। उन दोनों ने भी उतनी ही फुर्ती दिखाई और उसके वार से बच गए। अगले ही पल उनमें से एक ने अपनी तलवार से सुकन्या पर वार किया। सुकन्या ने हमले से बचने के लिए अपना डंडा आगे कर दिया, लेकिन भला एक डंडा तलवार के आगे कहां टिकता। डंडा कट के दूर जा गिरा और इससे पहले कि सुकन्या संभलती, दूसरे डकैत ने उसके पीछे से सर पर वार कर दिया। सुकन्या ने ऐन मौके पर अपना सर नीचे किया और दूसरी ओर छलांग लगाई, लेकिन उस तलवार के वार ने उसकी पगड़ी को चीर दिया था। पगड़ी पर चीरा लगते ही सुकन्या के केश खुल गए और उसका असली चेहरा उनके सामने आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका सामना एक लड़के से नहीं बल्कि एक लड़की से हो रहा था। एक निहत्थी लड़की को अपने सामने देख दोनों के चेहरे खिल गए। उन दोनों ने सुकन्या को घेर लिया। उनमें से एक ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, इतनी सुंदर तो हो, फिर क्यों छुपा रखा है ये रंग रूप? ये सुंदरता पहले ही दिखा देती तो उस यात्री को तो हम ऐसे ही छोड़ देते। उनकी बात सुन सुकन्या आग बबूला हो गई, लेकिन अब वो अकेली और असहाय थी। वो लोग लाल टपकाते हुए सुकन्या की तरफ बढ़े कि तभी सुकन्या के कानों में चंद्रगुप्त की आवाज गूंजी, माटी। आवाज सुन जैसे ही वो डकैत चंद्रगुप्त की तरफ मुड़े, सुकन्या को चंद्रगुप्त के शब्द का इशारा समझ आ गया। उसने तुरंत उन दोनों की आंखों में मिट्टी उछाल दी। उन डकैतों को संभलने का मौका नहीं मिला। उनके हाथों से तलवार छूट गई और वो लोग आंखों को उंगलियों से मसलते हुए इधर उधर भटकने लगे। मौका देख चंद्रगुप्त ने अपनी तलवार की मूठ से दोनों के सिर पर जोर का प्रहार किया और अगले पल दोनों डकैत मूर्छित हो जमीन पर थे। चंद्रगुप्त तुरंत सुकन्या की ओर बढ़ा और बोला, तुम ठीक तो हो? चंद्रगुप्त को सामने देख जैसे सुकन्या के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उसने चंद्रगुप्त का धन्यवाद करते हुए कहा, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं ये डकैत मेरे साथ। ऐसा कहते कहते सुकन्या रुक गई। उसकी आंखें नम हो गई। चंद्रगुप्त ने उसे सहारा देते हुए ऊपर उठाया और बोला, कुछ नहीं होता तुम्हें, याद रखना तुम एक योद्धा हो और योद्धा अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हार नहीं मानते। चंद्रगुप्त ने जिस तरह सुकन्या पर अपना विश्वास जतलाया, उसके मन में उठ रही शंका, उसके सवाल मानो सब गायब हो गए। चंद्रगुप्त को अपने साथ खड़ा देख वो खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो एक पल में उसका खोया आत्मविश्वास लौट आया हो। उसके बाद उसने तक्षशिला की तरफ बढ़ते हुए चंद्रगुप्त को पूरी घटना विस्तार से सुनाई। तक्षशिला आने वाला था कि चंद्रगुप्त ने सुकन्या के खुले केश देखकर कहा, सुकन्या, तुम्हारे सुकेतु बनने का समय आ गया है। और ऐसा कह चंद्रगुप्त ने अपनी पगड़ी खोलकर उसकी तरफ बढ़ा दी। सुकन्या ने उसके हाथ से पगड़ी का कपड़ा लिया और उन दोनों की खिलखिलाती हंसी उस वातावरण में गूंज उठी। इधर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में उदास मन लिए शंभु काका रात्रि का भोज कर जैसे ही अपने शयन कक्ष की ओर बढ़े तो दरवाजे को हल्का सा खुला देख वहीं रुक गए। उन्होंने इधर उधर देखा तो कोई सेवक नहीं दिखा। सेवक को तो अभी अभी उन्होंने ही भेजा था। उनके मस्तिष्क में अमात्य द्वारा नकली प्रमाण प्रस्तुत कर रक्षा मंत्री शक्टार को राजद्रोही घोषित कर बंदी बनाए जाने के दृश्य कौंध गए। उनकी सांसें तेज हो गई। उन्हें आभास होने लगा कि अब उनका भी समय आ चुका है। उन्हें यकीन हो गया कि अमात्य ने अवश्य किसी मसाई सैनिक को उन्हें मारने भेज दिया, जो कि उस द्वार के अंदर घात लगाए बस उन्हीं का इंतजार कर रहा है। शंभू काका थे बूढ़े, पर उस मसाई सैनिक के सामने अपनी गर्दन झुकाकर उसका शिकार बनना उन्हें मंजूर नहीं था। वो दबे पांव वहां से हटे और दूसरे कक्ष में जाकर अपनी तलवार ले आए। दरवाजे के सामने वापस आकर उन्होंने एक किनारे हो दरवाजे को लात मारी, लेकिन अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब वो सावधानी से दोनों हाथों से तलवार पकड़ अंदर घुसे। उन्होंने झांक के इधर उधर देखा तो कोई नहीं दिखा। मंत्री शक्टार के पकड़े जाने के बाद शंभुनाथ को पता था कि अब अमात्य का अगला वार उन्हीं पर है, इसलिए अब वो किसी भी जगह सुरक्षित नहीं थे। शयन कक्ष में किसी को ना देख शंभुनाथ ने गहरी सांस ली कि तभी उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। वो तलवार ले जैसे ही पलटे तो सामने चाणक्य थे। चाणक्य ने अपना सर झुकाते हुए उन्हें नमन किया और बोले, ऐसे एक अपराधी की तरह आपके कक्ष में घुसने के लिए क्षमा चाहूंगा काका। चाणक्य को देख शंभू काका की उखड़ी सांस जैसे वापस आई और उन्होंने तलवार को नीचे रख चाणक्य को आशीर्वाद दिया।
चाणक्य को देख शंभू काका भावुक थे। उनको भावुक देख चाणक्य चिंतित हो गए और उनसे प्रश्न करते हुए पूछा, सब ठीक तो है ना काका? मैं यशोधरा से मिलने घर गया था, परंतु वो वहां नहीं थी। शंभू काका ने चाणक्य की चिंता को कम करते हुए कहा, यशोधरा सुरक्षित है। चाणक्य के कान मानो ये सुनने के लिए तरस रहे थे। यशोधरा की कुशलता के बारे में जान उन्हें संतुष्टि मिली। शंभू काका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, यशोधरा तो सुरक्षित है। तुम्हारा संदेश मिलते ही मंत्री शक्टार ने उसे उसके मायके भेजने का बंदोबस्त कर दिया था, लेकिन अपने लिए वो कुछ नहीं कर पाए। उन्हें अमात्य ने राजद्रोह के इल्जाम में फंसा कारागार में डलवा दिया। यह सुन चाणक्य के होश उड़ गए। मंत्री शक्टार का पकड़ा जाना उनके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। चाणक्य ने हैरानी में पूछा, यह कैसे हुआ काका? शंभुनाथ बोले, अमात्य ने गहरी साजिश रची। उसने यूनानियों का भेजा गया एक निमंत्रण पत्र बड़ी चालाकी से मंत्री शक्टार के कक्ष में रखवा दिया और फिर उनके कक्ष की झूठी तलाशी करवा वो पत्र बरामद कर बड़े दरबार में राजा धनानंद के सामने रख दिया। धनानंद को तो तुम जानते ही हो, अमात्य पे उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा है। अगले ही पल शक्टार पर राजद्रोह का इल्जाम लग गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। यह सब सुन चाणक्य के अंदर घबराहट उमड़ने लगी। चिंता की रेखाएं उनके माथे पे उभरने लगी। तभी उन्होंने कुछ सोचते हुए पूछा, काका जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन धनानंद के साथ उससे भी बुरा होगा, ये मेरा प्रण है काका। शंभुनाथ चाणक्य की तरफ देखते हुए बोले, धनानंद की एक कमजोरी का पता चला है मुझे, जिसे उसके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। चाणक्य ने तुरंत ही उत्सुकतावश पूछा, वो क्या है काका? धनानंद का बेटा पब्बत। यह सुन चाणक्य अचंभित रह गए और बोले, काका उसका बेटा और कमजोरी कैसे? शंभुनाथ आत्मविश्वास भरे स्वर में बोले, हां, उसका बेटा पब्बत वो धनानंद का सबसे कमजोर पहलू है और जिस तरह दोनों में अनबन रहती है यह हमारे पक्ष में है। पब्बत धनानंद से घृणा करता है और इस घृणा का इस्तेमाल हम धनानंद के खिलाफ कर सकते हैं। चाणक्य की दूरदर्शी सोच ने तुरंत ही पढ़ लिया कि आगे की योजना पे कैसे काम करना है। वो ज्यादा देर शंभू काका के यहां रुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये दोनों के लिए खतरे से खाली नहीं था। वो शंभू काका को अपना ख्याल रखने की बात कहे उनसे विदा ले वहां से चल दिए। चाणक्य को अब किसी तरह पब्बत से मिलना था, क्योंकि उनकी विजय का अब वही एक मोहरा था जिसका इस्तेमाल कर धनानंद के निरंकुश शासन को चुनौती दी जा सकती थी। चाणक्य ने रात किसी तरह छिपते छिपाते बिताई और अगली सुबह उनका प्रथम उद्देश्य था किसी तरह पब्बत से संपर्क स्थापित करना। चाणक्य अपना भेष बदल राजमहल के बाहर आ पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि कुछ ही समय में राजा धनानंद अपने पुत्र के साथ भिक्षा दान के लिए बाहर आने वाले हैं। बाहर भिक्षा ग्रहण करने के लिए नगर के बहुत से लोग इकट्ठा हो चुके थे, जिनके बीच चाणक्य भी मौजूद थे। कुछ ही समय में राजमहल का मुख्य द्वार खुला और राजा धनानंद अपने पुत्र के साथ बाहर आए। उनके साथ कई सारे सैनिक और सेवक थे। धनानंद को देखते ही चाणक्य को मानो अपनी ली हुई प्रतिज्ञा याद आ गई। उनका शरीर क्रोध से कांप उठा, लेकिन फिर उन्होंने किसी तरह अपने आप को नियंत्रित किया और सामने घट रही घटनाओं की ओर ध्यान केंद्रित किया। चाणक्य ने पब्बत पे ध्यान दिया तो वो लगभग चंद्रगुप्त की ही उम्र का था। उसके माथे पे एक राजसी तेज था और उसकी वेशभूषा दूर से ही उसके राजकुमार होने का परिचय दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, जैसे कि वो किसी बात को लेकर बहुत नाराज हो और मन ही मन कोड़ा हो। धनानंद के कहने पे वो उनके साथ भिक्षा समारोह का भागीदार बनने आ तो गया था, लेकिन उसका मन विचलित था। उसके चेहरे पे बनावटी हंसी उसकी स्थिति साफ दर्शा रही थी। कार्यक्रम शुरू हुआ और धनानंद ने वहां उपस्थित लोगों को एक एक करके दान देना शुरू कर दिया। चाणक्य एक तरफ खड़े धनानंद और पब्बत के ही क्रियाकलाप देख रहे थे। धनानंद ने पब्बत को भी दान बांटने के लिए आगे किया, लेकिन उसकी सूरत बता रही थी कि वो ये सब जबरदस्ती कर रहा है। उसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी। अचानक दोनों में दबे हुए शब्दों में कुछ मनमुटाव हुआ और पब्बत चढ़ते हुए भिक्षा समारोह छोड़कर वहां से चला गया। चाणक्य को समझ नहीं आया कि दोनों में क्या बात हुई, लेकिन यह स्पष्ट था कि दोनों के बीच संबंध अच्छे तो नहीं है।
चाणक्य की नजरें पब्बत पे गई तो वो द्वार से अंदर चला गया था। अब उनकी चिंता यह थी कि आखिर पब्बत से कैसे मिले। वो ये सोच ही रहे थे कि कुछ देर में पब्बत घोड़े पे सवार हो महल के द्वार से बाहर निकला, जिसे देख चाणक्य को आगे की रणनीति समझ आ गई। पब्बत को ऐसे बाहर जाते देख धनानंद ने सेनापति को आदेश दिया कि वो कुछ सैनिकों को उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे भेजे। आदेश मिलते ही कुछ सैनिक घोड़ों पे सवार हो पब्बत के पीछे चल पड़े। चाणक्य के लिए यह सुनहरा मौका था। उन्हें समझ आ गया था कि हो ना हो पब्बत जंगल की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि उसके कंधों पे धनुष और तरकश था। चाणक्य भी बगैर समय गवाए तुरंत ही जंगल की तरफ बढ़ गए और कुछ ही समय में वो जंगल में थे। चाणक्य का अंदेशा सही था। पब्बत शिकार के लिए आया था। हाथों में धनुष पकड़कर वो शिकार तलाश रहा था। तभी उसकी नजर एक हिरण पे पड़ी। पब्बत ने तुरंत ही निशाना साधा और तीर छोड़ दिया, लेकिन वो तीर अपना निशाना चूकते हुए सीधा एक पेड़ में जा धंसा। तीर की आहट सुन हिरण तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। अपने शिकार को भागता देख पब्बत मानो अपने आप से ही चिढ़ गया। तभी जिस पेड़ में वो तीर धंसा था उसी के पास से चाणक्य निकलकर पब्बत के सामने आ गए और उस तीर को पेड़ से निकाल दूर खड़े पब्बत को आवाज लगाते हुए बोले, जिस तरह से तुम धनुष साध रहे हो निशाना कभी भी सटीक नहीं लगेगा। दूर खड़े एक ब्राह्मण को अपनी धनुर्विद्या पर प्रश्न उठाते देख पब्बत का पारा जैसे आसमान छू गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, छे ये ज्ञान देने वाले तुम होते कौन हो? चाणक्य वहीं खड़े हो गंभीरता से बोले, वो हूं जो तुम्हारे निशाने को अचूक बना सकता है। यह सुन पब्बत और गुस्से में भड़कते हुए बोला, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे निशाने पे सवाल करने की? मेरी चूक को मेरी भूल मत समझ बैठिएगा। इतना ही गर्व है ना अपने ऊपर, तो फिर अगले तीर का निशाना मुझे बना के देखो। मैं यहीं इसी पेड़ के सामने खड़ा हूं। यह बोल चाणक्य उस पेड़ के सामने खड़े हो गए। पब्बत ने भी तैश में आते हुए धनुष चाणक्य की तरफ तान दिया और एक तीर प्रत्यंचा पे चढ़ा डोरी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसके निशाने पर अब सामने खड़े चाणक्य थे।